हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल लैब। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, जो कि काफी पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में रहेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू मूव द होल हैंड, देन द फिंगर्स एंड देन द हैंड एंड फिंगर्स टुगेदर। दिस प्रिंसिपल रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ को, द चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू मूव द होल हैंड, पहले पूरे हाथ को, देन द फिंगर, फिर उंगलियों को, एंड देन द हैंड एंड फिंगर टुगेदर, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, बालक बाल विकास के संबंध में ये सिद्धांत कहलाता है। दिस प्रिंसिपल रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन इसके देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ रिसिप्रोसिटी, सेकंड है सोशल लर्निंग थ्योरी, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो पहला जो ऑप्शन है इसका मतलब है परस्पर परस्पर संबंध, परस्पर संबंध का सिद्धांत। पहले का मतलब है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरे का मतलब है सामाजिक सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एंड थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, और नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन जो थर्ड है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आगे इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि एचपी टेट आर्ट्स है, टेट मेडिकल है, टेट नॉन मेडिकल, टेट जेबीटी एलटी, या टीजीटी कमीशन आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल एलटी जेबीटी, या अदर कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो पहला एकीकरण का सिद्धांत, इसी को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है, जो कि इंटीग्रेशन है। ठीक है, मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि इसके अनुसार बालक पहले पूरे अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, इसके बाद सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं या चेष्टाओं को इकट्ठित रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। जैसे कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख लेता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। जबकि यहाँ पे ऑप्शंस और भी दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ रिसिप्रोसिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, जैसे परस्पर संबंध का सिद्धांत बोला जाता है, तो ये इसका मतलब क्या है? विकास के सभी आयाम, मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, एक दूसरे से परस्पर क्या है? संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की अभिवृद्धि क्षमता रखता है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों में जो औसत अधिक वृद्धि होती है, ठीक है, वे शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। एक तरफ ये देखा जाता है कि एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनतम न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। तो इसका यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में ही उतने ही पीछे रह जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, यही से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन जो ऑप्शन सेकंड है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है ये बाल विकास से संबंधित एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बंदूरा और वाल्टर्स ने जो है सामाजिक अधिगम के महत्वपूर्ण पुष्टि में अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों पर के आधार पर इसका वर्णन किया। मतलब बंदूरा जो है, बंदूरा ने एक प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई, जिसमें क्या कहा, जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार से प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो इसके 3 भाग उन्होंने बताए थे।
मतलब ये 3 भाग जो थे, प्रत्येक बच्चे को केवल एक ही प्रकार की फिल्म दिखाई गई। ठीक है, पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता था और व्यवहार के लिए उसे और अपने आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कृत भी होता था। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, heredity is the sum total of persons innate characteristics. Which of the following is the statement? तो ये किसका कथन है? क्वेश्चन को यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ मैं हिंदी में भी। बस वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ अ पर्सन इनेट। तो इनमें से किसका कथन है? इनमें 4 ऑप्शन है, यहाँ से किसका ये कथन है? बी एन झा, ठीक है, एच ए पैटरसन, जेम्स ड्रेबर का। तो इनमें से किसका है? तो ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट रहेगा, बी एन झा इज करेक्ट आंसर। तो बी एन झा, तो इन तीनों ने ही जो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो नाम है, ठीक है, इन तीनों ने अपनी अपनी परिभाषाएं यहाँ पे दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी एन झा की। तो बी एन झा ने वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग बताया है। ओके, जबकि एच ए पैटरसन जो है, इसने जो बताया, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो हेरिडिटी या वंशानुक्रम होता क्या है, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। तो वंशानुक्रम का स्वरूप क्या है? वंशानुक्रम जो है का मूलाधार कोश है। कोश को आप बोल सकते हैं शेल। ठीक है, जिस प्रकार एक एक जैसे कि हम चुन चुन के, जैसे ईंटें बोल सकते हैं, ठीक है, जिनको चुन चुन के हम क्या करते हैं, एक इमारत बनाते हैं, एक इमारत या घर बनता है, उसी प्रकार से कोशों, ये जो सेल हैं, ठीक है, इन सेलों के द्वारा मानव शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कोश के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और इन्हीं में अनुवंशिक के मूल संवाहक, मतलब जिन्हें क्या बोला जाता है, जीन्स बोला जाता है, वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे हेरिडिटी, वंशानुक्रम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इन्होंने जो परिभाषाएं अपनी अपनी थी वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। इन क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टू ट्विंस चिल्ड्रन are kept in the 2 different places. In one place there is an environment of religion, rituals, etc. While in the other place there is an environment of superstition and conservatism. The environment factor that affect the thoughts of the children when they grow up will be. क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, 2 जुड़वा बच्चों को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। टू ट्विंस चिल्ड्रन आर केप्ट इन 2 डिफरेंट प्लेसेस एंड एक स्थान जहां धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है। वन प्लेस देयर इज एन एनवायरमेंट ऑफ रिलीजन, रिचुअल्स एक्सेट्रा। और वहीं दूसरे स्थान पर, while in the other place there is an environment of superstition, ठीक है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो इस तरह के बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा यहाँ पे कल्चरल फैक्टर पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ रहेगा, कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक जो है वो रहेगा। ठीक है, फिजिकल कारक का मतलब है भौतिक कारक। ठीक है, जबकि नेक्स्ट आ गया आपका सामाजिक कारक, तीसरा आ गया आर्थिक कारक और चौथा आ गया सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक जो है वो पड़ेगा इसका प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे इनको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला जो है भौतिक कारक जो है, इसके अकॉर्डिंग प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं और मनुष्य के विकास पर जलवायु का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहां अधिक सर्दी पड़ती है वहां अधिक गर्मी पड़ती, या जहां अधिक गर्मी पड़ती है, मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, जबकि सोशल फैक्टर की हम बात करें, सोशल फैक्टर जो सामाजिक कारक है, व्यक्ति, आप सब जानते हैं हम सब क्या है, सामाजिक प्राणी हैं।
इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, सोशल फैक्टर भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था में जैसे कि रहन सहन की हम बात कर सकते हैं, परंपराएं, धार्मिक कृत्य होते हैं, रीति रिवाज है, पारस्परिक अंतक्रिया है, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक जैसे भौतिक बौद्धिक विकास जो है किसी ना किसी ढंग से किसी ना किसी तरह से प्रभावित करते रहते हैं। जबकि इकोनॉमिक फैक्टर जो है यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है, इकोनॉमिक फैक्टर से मतलब ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जो जैसे कि धन से पौष्टिक चीजें खरीदी जा सके, ठीक है, जिससे मनुष्य शारीरिक उसका विकास हो पाए। तो धनहीन व्यक्ति में सुविधा के अभाव में ही जो है हीन भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, जो विकास के मार्ग में बाधक और आर्थिक पर्यावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। जबकि सांस्कृतिक कारण जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कल्चरल फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है, धर्म और संस्कृति। धर्म और संस्कृति जो है मनुष्य के विकास को काफी प्रभावित करती है। मतलब जैसे कि खाने का ढंग, रहन सहन, पूजा पाठ करना, ठीक है, या कहीं जैसे फंक्शन में जाना, ठीक है, जैसे कि हम संस्कारों की बात करते हैं, उन संस्कारों का ढंग, हमारा जो कल्चर है, ठीक है, हमारी संस्कृति जो है अलग अलग है, सबकी जो है अलग अलग रहती है। ठीक है, तो उस तरह का प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है। तो यही है, ठीक है, जैसे कि अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश हो जाता है तो संस्कृति से उस समाज का विकास संभव नहीं हो पाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो रहेगा कल्चरल फैक्टर, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर रहेगा यहाँ पे, द स्टेज ऑफ कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन इज कॉल्ड, द स्टेज ऑफ कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर फोर के जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, इन्फेंसी, एडोसेंस, एडल्टहुड, चाइल्डहुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है, किसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, पहले का मतलब है शैशवावस्था, दूसरी आ गई आपकी किशोरावस्था, नेक्स्ट आ गई कौन सी किशोरावस्था के बाद आ गई प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था। ठीक है, तो ये ऑप्शंस तो दिए गए हैं, इनको हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे कि हम बात करें किसकी, शैशवावस्था की, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे मतलब मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि मानव विकास की अवस्थाएं कहाँ से शुरू होती है, कालों में सात इसके काल आ जाते हैं, 7 फेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि गर्भावस्था, गर्भावस्था आ जाती है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद आ जाती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद आ जाती है किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद आ जाती है युवावस्था, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, ठीक है, और वृद्धावस्था। तो ये 7 तरह से मैंने आपको बताई यहाँ पे। तो इनके जो काल रहते हैं, जैसे कि हम बात करें गर्भावस्था की, गर्भधान से जन्म तक की, गर्भधान से जन्म तक की रहती है। जबकि शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, ठीक है, जबकि बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, ठीक है, युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक, जबकि वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक। ठीक है, तो इस तरह से तो ये अवस्थाएं जो है बताई गई। ठीक है, जबकि इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत ही करते हैं। तो कौन कौन सी 4 अवस्थाएं आ जाती हैं? जैसे कि पहली आ जाती है शैशवा, बाल्या, किशोरा और व्यस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था भी आप उसको बोल सकते हैं। तो 4 अवस्थाओं का ही वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी stages of moral development of children has Piaget identified? 1, 2, 3 and 4।
तो कितने किए हैं? पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 जो है रहेगा। ठीक है, 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो 4 कौन कौन सी हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं इनको डिफाइन करने के लिए। ये क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं जो है, जैसे कि इंद्रिय जनित, गामक व्यवस्था, गामक अवस्था बोलेंगे। जबकि दूसरी आ जाती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी आ जाती है मूर्त सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और चौथी आ जाती है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो 4 बताई है। पहली इंद्रिय जनित जो है, जन्म से 24 महीने तक की अवस्था ये कहलाती है, जो पहली है। दूसरी पूर्व सक्रियात्मक जो है, ये 2 से 7 वर्ष तक की है। ठीक है, और तीसरी आ जाती है ये 7 से 11 वर्ष की। पहली कौन सी बताई मैंने? जन्म से 24 मंथ के बीच की, ठीक है, अवस्था होती है। जबकि दूसरी पूर्व सक्रियात्मक मैंने आपको बताई 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। जबकि अमूर्त जो क्रियात्मक अवस्था है ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। जबकि अमूर्त जो है ये अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक रहती है। ठीक है, तो ये अवस्थाएं जो है बताई है। जबकि लॉरेंस कहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है, तो उसमें पूर्व नैतिक अवस्था बताई गई है, स्वकेंद्रित अवस्थाएं हैं, ठीक है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था बताई गई है, आधारहीन चेतनात्मक अवस्था बताई गई है, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था बताई गई है। तो ये अवस्थाएं जो है बताई गई हैं। जबकि पियाजे ने 4 तरह की अवस्थाएं बताई हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन की। तो इस तरह से क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या दिए गए नंबर है 8894592402 पे हमें संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि एचपी टेट आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल जेबीटी एलटी टीजीटी कमीशन आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल जेबीटी एलटी के बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। या अदर कोचिंग बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप ऐप हमारा डाउनलोड करें या नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। अगर आप हमारे यूट्यूब पे चैनल पे नए हैं, तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें।